तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 25 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, सभी प्रश्न हमको मिल चुके हैं। तो सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आज सुबह प्रश्न पूछा गया, शाम को फिर से पूछ लिया, कल कुछ पूछा गया था, आज फिर से पूछ लिया। तो प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हर एक वीडियो का आपको एनालिसिस लास्ट तक देखना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या लेवल रहा है एग्जाम का, सारे विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। कल आपको कंप्यूटर वाली वीडियो मिल जाएगी, जहां पर लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है, जो 15 मार्च से लेकर के और आज तक कंप्यूटर के प्रश्न पटवारी में आए हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने कवर किया है। वही पढ़ करके अगर आप चले जाएंगे तो आपका आराम से कंप्यूटर में 20-22 नंबर तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको ये पीडीएफ तभी मिलेगी आपको जब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का जीके का। तो रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी, इसलिए ये प्रश्न बना है। तो मध्य प्रदेश रणजी रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता रहा है। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी जो आपके आगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर, याद रखिएगा, उप विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है और रणजी ट्रॉफी 2022 जीता है। ठीक है, इतिहास रच दिया, पहली बार बने रणजी ट्रॉफी के चैंपियन कौन? मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, चलिए 2023 की अगर पूछें तो 2023 का रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने 2023 का रणजी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे, कई बार पूछा गया है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं, आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सीजन में सौराष्ट्र की टीम जीती है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने, याद रखिएगा। ठीक है, शेष भारत की टीम 25वीं बार ईरानी कप पर कब्जा किया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। पूछा जाएगा ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप शेष भारत ने जीता है। ठीक है, और 25वीं बार जो है शेष भारत ने ये ईरानी कप जीता है। उसने फाइनल में मध्य प्रदेश को 238 रनों से हरा दिया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में कौन से टूर्नामेंट का उप विजेता जो है मध्य प्रदेश रहा है? तो ईरानी कप जो है उसका उप विजेता मध्य प्रदेश रहा है। और विजेता कौन रहा है? तो शेष भारत की टीम ने हराया था मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो एक एक प्रश्न के बारे में डीपली आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। चलिए, आज प्रश्न पूछा था आदित्य जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये एक मतलब खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से भी संबंधित प्रश्न आपको पता है, स्पोर्ट के प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं। देखिए, धार के रहने वाले हैं आदित्य जोशी। इनके बारे में चलिए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो आदित्य जोशी जन्म इनका 7 अगस्त 1996 को हुआ है। एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वो पहले पुरुष भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। क्यों? इनने अभी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया है रैंकिंग में, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सभी खिलाड़ी जिन्होंने कुछ ना कुछ नया कारनामा किया है, पहली रैंक पर आए हैं। अब देखिए, पुराने वाले खिलाड़ी नहीं पूछे जा रहे हैं कि बताइए अब जो बुंदेला है वो किस उससे संबंधित है। पहले इससे प्रश्न पूछे जाते थे, देवेंद्र बुंदेला वाले क्रिकेट वगैरह के। ठीक है, अब ये अलग टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जरा सा भी कुछ नया भी चीज उन्होंने किया है तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया। चलिए, ये प्रश्न आगे भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। खेल खिलाड़ी वाले प्रश्न जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, कुछ मिनिमम है, उन्हीं में से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा उनके पास टॉपिक ही नहीं। जैसे आज आपके प्रबंधन में 15 से 16 क्वेश्चन ही पूछे हैं। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे आपको। 1700 से लेकर के 1707 तक किस मुगल शासक का शासनकाल था? अब ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था शाम वाली वीडियो में। पूरा हमने शासनकाल बता दिया था मुगल का। आज देखिए, उनको फायदा हो गया है जिनने कल देखा होगा। ठीक है, तो सारी वीडियो 15 से लेकर के जब तक आपका एग्जाम है, वो सारी वीडियो धीरे धीरे करके 2x स्पीड पर देख लीजिए, मगर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था। चलिए आप पूरा देख लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मुगल से प्रश्न बन रहे हैं और शासनकाल के बारे में ही बन रहे हैं। तो बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। 2 बार शासन किसने किया है? हुमायूं ने किया। यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658। बस इन्हीं लोगों के बारे में प्रश्न बार बार बन रहे हैं मुगल काल से। चलिए आगे बढ़े। औरंगजेब का हमने बता दिया 1658 से 1707। सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये भी अभी पटवारी के एग्जाम में आया था। सेबी वाला सेम टू सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का मुख्यालय पूछा गया था पिछले वाले में, इसमें स्थापना पूछ ली गई है। चलिए सेबी के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे अगर आगे ये प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए,
बहुत कम समय हम आपका लेंगे, 10 से 12 मिनट में पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू करा देंगे, ठीक है? और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। 4-4 5-5 घंटे एनालिसिस देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम सुबह का भी एनालिसिस करा चुके हैं, शाम का भी एनालिसिस करा रहे हैं। 15 मिनट में सुबह का कराया था और 10 से 12 मिनट में शाम वाला भी करा देंगे, ठीक है? तो समय महत्वपूर्ण है, उस समय का जो आप यूज़ कीजिए अपने प्रिपरेशन में, ठीक है? फालतू के इधर-उधर जाकर के एनालिसिस देखने का कोई मतलब नहीं है। वो काम हम आपके लिए कर तो रहे हैं, है ना? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पर, ठीक है? तो देखिए सेबी के बारे में बता दें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका नाम सेबी है, की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, ठीक है? तो पूछा जाएगा सेबी एक्ट कौन सा है? तो सेबी एक्ट भी 1992 है। 1992 में 12 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष अब आपसे पक्का पूछी जाएंगी, नोट डाउन कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच अभी हाल ही में बनी है। ये प्रश्न बिल्कुल बनेगा। मुख्यालय कहाँ पर है सेबी का? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है? चलिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। चंदेरी महल, चंदेरी महल तो एक तरह से हॉट टॉपिक बन गया। चंदेरी महल पूरा पढ़ के जाना, कहीं ना कहीं से बनेगा। तो चंदेरी महल के प्रवेश दरवाजे को क्या कहते हैं? तो चंदेरी महल के प्रवेश दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है, ठीक है? चलिए कुछ अन्य जानकारी आपको देते हैं चंदेरी के बारे में। तो किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। यह किला पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है। यह पहाड़ी की चोटी नगर से 71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है? और बादल महल कहाँ पर है? तो बादल महल भी चंदेरी में है, याद रखिएगा। 1528 का युद्ध हुआ था चंदेरी में, जिसमें कि बाबर ने मुगलों वो राजपूतों को हरा करके एंट्री की थी, ठीक है? तो चंदेरी का युद्ध किसमें हुआ था? किस-किसके बीच? तो बाबर और राजपूत के मध्य में हुआ था, ठीक है? बिना मीनार की मस्जिद, ये तो 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो बिना मीनार की मस्जिद चंदेरी में है, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। केवटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रीवा में स्थित है केवटी जलप्रपात। चलिए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। तो केवटी जलप्रपात या इसे क्योटी जलप्रपात भी कहते हैं, भारत के मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको ये सब याद रखना है क्योंकि बहुत डीप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर थोड़ा-सा भी आपको नंबर अप लाना है तो ये डीप डीप प्रश्न आपको याद रखने होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम अच्छे फैक्ट के साथ में और डीपली जानकारी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ठीक है? चाहे वो आपका पटवारी हो, इसके बाद आपका वन रक्षक वाला एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, उसका भी हम एनालिसिस लाएँगे। एमपी, एसआई, पुलिस सबका एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? चलिए ठीक है। और ये नदी की बात करते हैं तो ये आपका महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की एक उपनदी है महाना नदी, उस पर ये जो है क्योटी जलप्रपात स्थित है रीवा में। आगे बढ़ें। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1862 को कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे प्राचीनतम न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी है, तो आगे इसका जो है विस्तार क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। पन्ना अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? 1981 में पन्ना अभयारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं पन्ना के बारे में। तो उद्यान का क्षेत्रफल है 542.67 वर्ग किलोमीटर। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। पन्ना के बारे में ध्यान रखिएगा, 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया है, ठीक है? मील में पूछे तो 209.53 वर्ग मील। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको बस थोड़ी-सी मेहनत करनी है। अपनी उँगली उठा करके लाइक वाले बटन पर प्रेस कर देना है। सामने सब्सक्राइब वाला बटन अगर लाल दिखाई दे रहा हो तो उसको दबा करके ब्लैक कर देना है, ठीक है? इतना सा काम आपको करना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? देखिए क्षेत्रफल के बारे में पिछले 2 वीडियो में भी हमने बताया था और फिर से पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। आज सुबह भी आया था, राजस्थान के बाद में कौन-सा ऐसा राज्य है जो दूसरे नंबर पे आता है? तो आपका मध्य प्रदेश है। जिसने सुबह वाली देखी होगी उसे शाम वाले में फ़ायदा मिल गया। देखिए तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। अन्य स्रोतों में 30, 82, 45 भी देखने को मिलता है, ठीक है? देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 605 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के बारे में पता चल गई, ठीक है? चलिए, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सबको पता है। चलिए बुरहानपुर के बारे में कुछ चीज़ें बता दें जो लगातार पूछी जा रही हैं। तो बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या फिर दक्षिण का द्वार कहा जाता है, ठीक है? सूफी संत बुरहाउद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है अभी पटवारी के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो सूफी संत कौन से हैं? बुरहाउद्दीन हैं, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है? चलिए साइंस देखते हैं। तो त्वचा के रोग के उपचार में किस रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 76 जो होता है वो आपके त्वचा के रोग के उपचार में किया जाता है। अब बाकी कुछ और रेडियोधर्मी देख लेते हैं जो अन्य रोगों के उपचार में आते हैं। चलिए देख रहे हैं। P32 कैंसर का पता लगाने के लिए और उसके उपचार के लिए किया जाता है P32 का, ठीक है?
विशेषकर आंखों, त्वचा में रक्त बीमारियों में तथा ल्यूकेरिया आदि बीमारी के उपचार में F59 रक्त क्षीणता एनीमिया का पता लगाने के लिए फेरस 59 Fe59 का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लोग छोड़ करके आते हैं, लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं अपने एग्जाम एनालिसिस में। एक प्रश्न आया, उससे संबंधित किसने कितने अन्य प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको हम कवर करते हैं। CO60 कोबाल्ट जो 60 होता है, ट्यूमर का और गामा किरण से विकिरण का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज होता है। कार्बन डेटिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो आपके ये पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, इनका पता लगाने की इनकी एज कितनी है, कार्बन डेटिंग का यूज होता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पेड़ों की आयु कैसे पता लगाते हैं, तो उसके अंदर जो वलय होते हैं, उन वलय को काउंट करके पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। शरीर में पीलापन होना किस रोग का लक्षण हो सकता है, तो ये आपका पीलिया या फिर इंग्लिश में अगर दिया होगा तो जॉन्डिस का ये लक्षण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी आपको पीलिया के बारे में। तो वायरस, हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस से होता है। तो याद रखिएगा, जॉन्डिस रोग वायरस की वजह से होता है, पूछा जा सकता है जॉन्डिस रोग क्यों होता है, तो वायरस की वजह से होता है। चलिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो हड्डियों से संबंधित रोग जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। जैसे आपका क्वासियोकर हो गया, ठीक है ना, और जो कुबर माफ कीजिएगा, जो कुबर निकल आता है वो भी आपका विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो प्रकृति के द्वारा हमको दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट हमको मिलता है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी से मिलता है, हमारे शरीर से क्रिया होती है और आपका ये बन जाता है विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट पर जिंक की अपक्रिया कराने से क्या मुक्त होता है, तो कॉपर सल्फेट पर जिंक की अपक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए हमने अपक्रिया भी करा दी। CuSO4 प्लस जिंक, CuSO4 पर जिंक की क्रिया कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा, जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं, ठीक है। चलिए, F बराबर GmR² गुरुत्वाकर्षण पर आधारित इस सूत्र पर आधारित एक जो है सवाल आया था आपके जो आपका फिजिक्स में, ठीक है, जिसमें F का मान पूछा गया था, बाकी Gm और R का मान आपको दिया गया था। सिंपल सा था, अगर ये सूत्र आपको याद होता तो आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए, ग्रीन मफलर यहाँ पर पूछा गया है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, पर्यावरण से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बहुत से लोग गलत करके आ जाते हैं, सोचते हैं ग्रीन ग्रीन तो भाई जो आपका वायुमंडल है, यानी कि ये जो है आपका वायु प्रदूषण से संबंधित होगा, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अब चलिए बताते हैं कि होता क्या है। देखिए, तो ग्रीन मफलर पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे शोर अवशोषक के रूप में काम करने के लिए लगाते हैं। रोडों के बगल बगल में जो है जो पेड़ों की पंक्तियां लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी आपका शोर जो निकलता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, पेड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यह प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को भी कम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो मेन रीज़न है क्यों ग्रीन मफलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आपका शोर के लिए किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर का यूज़ किया जाता है। एक केजरीवाल वाला भी मफलर था, वो बात की बात है, ठीक है ना, वो भी आप जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी, काफ़ी डीप घुमाकर पूछा है, डीप तो नहीं है, घुमाकर पूछा है। तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना, मतलब घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आए, अशोक के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, ठीक है। मयूर इनका राज्य चिन्ह हुआ करता था। मयूर जो है वो इनका राज्य चिन्ह भी आपसे पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में अभी हाल ही में, कि मौर्यों का जो है राज्य चिन्ह क्या हुआ करता था, तो मयूर चिन्ह जो है वो मौर्यों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी से संधि पूछी गई थी, एक संधि का प्रश्न आया था। समास के भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, वो गढ़ वाले सगड़, मगड़, रगड़, जगड़, यगड़ ऐसे करके जो प्रश्न बन रहे थे, तो गढ़ वाले प्रश्न भी आए हुए थे, ठीक है। अलंकार भी आपका एक प्रश्न आया था। एक यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया था, मोहन इंदौर को घूमने गया है, इसमें कौन सा कारक होगा, ठीक है। छंद के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए, मैथ्स की बात करते हैं तो प्रायिकता में पूछा गया था आज। प्रायिकता में 2 पासे हैं, उनको उछाला जाता है, तो दोनों पासों पर 4 का योग आने की क्या प्रायिकता होगी, ये पूछा गया था, ठीक है। 5 लड़की और 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक समूह में बिठाया जाता है, तो ये भी आपका प्रायिकता पर आधारित एक प्रश्न था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न थे, ठीक है। DI पाई चार्ट में 2 प्रश्न आए हुए थे। उसके बाद CI SI के 2 प्रश्न थे, एक SI का था, एक CI का था। CI में 5 साल का अंतर देकर के, और वो मतलब CI SI का अंतर देकर के 5 साल का वो जो है मूलधन पूछा गया था, ठीक है। 5 साल का अंतर दिया गया था, याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, ट्रेन का 1 प्रश्न, 3D से 1 प्रश्न, बेलन पर आधारित 1 प्रश्न 3D का आया हुआ था, ठीक है। पाइप और टंकी के प्रश्न आ रहे हैं, और किसी और उसके बाद में घनमूल वर्गमूल का भी जो इक्वेशन बना करके पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सुबह भी पजल आई थी, इस बार भी पजल के 3 प्रश्न आए हैं। सिटिंग वाली पजल आई थी, सिटिंग विथ पजल, ठीक है। नंबर सीरीज के 3 से 4 प्रश्न हैं। क्लॉक अब पूछी जाने लगी, क्लॉक के भी 2-3 प्रश्न हैं। डायरेक्शन का 1 प्रश्न आया था। उसके बाद साइलॉक के 3 से 4 प्रश्न आए थे। अल्फाबेटिक सीरीज पूछी जा रही है, ABCD वाली, ठीक है। पेपर फोल्डिंग इस बार जुड़ गया, सुबह नहीं आया था, इस टाइम पेपर फोल्डिंग आया हुआ है, ठीक है। कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न, और पासा के 2 प्रश्न हैं जिनको ओपन करने वाला पासा था, यानी खुला हुआ पासा दिया गया था। 3 के विपरीत में 4 है, 5 के विपरीत 6 है, बताइए कौन सा पासा सही होगा, ऐसे करके 2 प्रश्न वाले थे।
चलिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सेम आ रही, एक्टिव पैसिव 3 प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 6 प्रश्न, कंजक्शन का भी 1 प्रश्न, इडियम एंड फ्रेज के 4 प्रश्न, टेंस के 2 प्रश्न, पैरा जंबल के भी 4 प्रश्न आ रहे हैं और अरेंजमेंट वाला भी इसमें आ रहा है, ठीक है? और मिसस्पेल्ड भी आ रहा है। एंटोसिनो बता रहे हैं 3 से 4 प्रश्न एंटोसिनो के पूछे गए थे, जो कि मतलब काफ़ी डीपली थे, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि एंटोसिनो के प्रश्न कैसे आ रहे हैं। चलिए प्रबंधन की बात कर लेते हैं, तो प्रबंधन में बैंकिंग डाल दिया है, अब बैंकिंग के प्रश्न प्रबंधन में आने लगे हैं। मैं पहले ही बोल रहा था प्रबंधन के प्रश्न खत्म हो जाएँगे, ठीक है? प्रबंधन वाली भी एक वीडियो हम लेकर के आएँगे, 15 मार्च से अब तक प्रबंधन के कितने प्रश्न कौन-कौन से पूछे गए हैं, ठीक है? तो वो हम आपके लिए लेकर के आएँगे, उसको भी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपका काम करेगा, ठीक है? चलिए, एकीकृत प्रबंधन से प्रश्न पूछा गया था, विपणन के 2 प्रश्न थे, लेखांकन के 2 प्रश्न थे, मार्केटिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न 5 प्रश्न सुबह भी आए थे, इस बार भी मार्केटिंग के ज़्यादा प्रश्न आए हैं, ठीक है? और कंपनी एक्ट के प्रश्न बन रहे हैं और प्लानिंग प्रोसेस से भी प्रश्न बन रहे हैं। चलिए स्टफिंग का भी प्रश्न था। कंप्यूटर की बात करते हैं तो एचटीएमएल में कितने भाग होते हैं? इस बार फुल फॉर्म नहीं आया है, ठीक है? इस बार पूछा कि एचटीएमएल में कुल कितने भाग होते हैं, ठीक है? हार्डवेयर से प्रश्न आया हुआ था, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? आपका सीपीयू दिया हुआ था, ठीक है? 1 बिट में कितनी बाइट होती है? ये पूछा गया था। लेजर प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर से अगर हम प्रिंट करते हैं तो किसका प्रिंट सबसे पहले मिटने की संभावना होती है, ये पूछा गया था। मेमोरी के 2 प्रश्न थे, इनपुट आउट के भी 2 से 3 प्रश्न थे, ठीक है? चलिए ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए मैथ रीजनिंग के थोड़े से कम हो गए हैं, पहले 60 70 के ऊपर आ रहे थे, इस बार मैथ रीजनिंग के 50-55 के आसपास ही प्रश्न मिलाकर आए हैं। हिंदी के 25 प्रश्न हैं, जीके और साइंस के कुल मिलाकर के 44 प्रश्न आए हैं, कंप्यूटर के 22 प्रश्न हैं, मैनेजमेंट के 12 से 15 प्रश्न, ठीक है? आज की शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो 145 140 से 145 के बीच में जो आ रहा होगा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएँगे। थोड़ी-सी यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल की शिफ्ट थी आपकी, ठीक है? चलिए अब इतना हमने आपके लिए कर दिया है, आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए कल मिलते हैं सुबह वाली वीडियो में, सबसे पहले कंप्यूटर की वीडियो आपको मिलेगी, फिर अगले शिफ्ट का एनालिसिस कल सुबह हम आपके लिए लेकर के आ जाएँगे। ठीक है? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर। चलिए जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।